हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम 11 जेपीएससी को टारगेट करके चीज़ों को देख रहे हैं, जिसमें झारखंड की हिस्ट्री हमने पहले भी कई लेक्चर्स डाले थे, लेकिन अब इसको ज़्यादा फोकस्ड हमारा 11 जेपीएससी रहेगा, क्योंकि जेएसएससी में एज सच बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना, तो और आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो यू माइट बी ऑन अ राइट ट्रैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेडिवल झारखंड देखा था कि हर्षवर्धना के डिक्लाइन से लेकर दिल्ली सल्तनत में मेडिवल वाला पीरियड होता है, और मेडिवल में भी फिर अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल। अर्ली मेडिवल में जैसे दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट से लेके अलग अलग किंग्स के दौरान क्या रिलेशन रहा झारखंड का, किसका पार्ट था झारखंड, किसने कहाँ पे अटैक किया, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते अलग अलग डायनेस्टीज़, जैसे आपका ऐबक्स के बाद खिलजी, लोदी, सैयद, इस तरह के अलग अलग टाइम पीरियड में हमने देखा कि झारखंड का किस तरह का रिलेशन था डायनेस्टीज़ में, और डायनेस्टी किस तरह के एक्सपेडिशंस या सैन्य कार्रवाइयाँ कर रही थी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि जब चीज़ें और प्रोसीड हुई, जब डिक्लाइन हो गया दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत के बाद आपको पता होगा कि दिल्ली में रूल हुआ किसका, तो मुगल्स का। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स के दौरान झारखंड की किस तरह की हिस्ट्री रही थी। अगेन, जिस तरह दिल्ली सल्तनत को मतलब था झारखंड से, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज थे, इनका लोकेशन स्ट्रेटेजिक था, उसी तरह से अलग अलग टाइम में आपको जब मुगल्स आए केंद्र में यानी दिल्ली में, तो उनको भी अलग अलग क्षेत्रों के विस्तार के लिए, यहाँ के रिसोर्सेज के दोहन के लिए, संसाधनों के दोहन के लिए इन्होंने झारखंड को सबने लूटा और लूटा वर्ड में भी अगर आपको लगे तो लूटा भी और इसका इस्तेमाल किया। उस टाइम तो कोई देखिए देश और नेशन का कॉन्सेप्ट था नहीं, जो भी ज़्यादा ताकतवर होते थे, माइट इज़ राइट। तो उसी केस में अलग अलग तरह के किंग्स हुए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किस तरह के प्रयास किए झारखंड को इंटीग्रेट करने के लिए। तो लास्ट लेक्चर का ये एक ब्रॉडर हमने आपको समरी दिया। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम में हैं इस चैनल में, तो आप पहले 11 जेपीएससी का मैं एक झारखंड हिस्ट्री के नाम से बना दूंगा एक प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अभी जो मैंने ब्रीफ किया, इसको मैंने डिटेल एक 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जो लेटर मेडिवल था यानी मुगल्स के आने के बाद किस तरह का रिलेशन था झारखंड से और क्या अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस के लिए देखिए, लास्ट हमने देखा था कि सल्तान परगना के अलावा जो गजपति रूलर थे, उसमें भी स्पेशली कौन थे, तो जो कपिलेंद्र गजपति थे, वो नागवंशी किंग के लार्ज एरिया को उसने कवर कर लिया था। और जब सिकंदर लोदी जौनपुर को कॉन्कर्ड किया था, जबकि उस टाइम जौनपुर का राजा कौन था, हुसैन सरकी, तो वो आके राजमहल के एरिया में, साहिबगंज के एरिया में उसने पनाह ली थी। ये हमने देखा था। एक और इम्पोर्टेंट इवेंट क्या हुआ था कि आदिल शाह, बेटर नॉन एज झारखंडी सुल्तान, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि किसने अपने आप को झारखंडी सुल्तान कहा था, तो वो कौन था, आदिल शाह। आदिल शाह ये खानदेश रीजन का था, है ना। खानदेश कमेंट सेक्शन में बताइए, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कौन सा रीजन है ये। उसने अपने आप को झारखंडी सुल्तान कहा था। हेड सेंट मिलिट्री एक्सपेडिशन, सेन ने कार्रवाई झारखंड में भेजी थी। उसके बाद क्या हुआ, लोदी के बाद, आफ्टर लोदीज ऑफ दिल्ली वी डू नॉट हैव कॉन्क्रीट एविडेंसेस ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन झारखंड। बहुत ज़्यादा हमें इतिहास नहीं मिलता कि लोदी के बाद क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद लोदी के बाद और डायनेस्टी आई, यानी लोदी के बाद जो इंस्टेंट टेक ओवर हुआ ना आपका, मुगल्स जब आ गए, तो इनिशियल मुगल और लोदी के डिक्लाइन के बाद उस दौरान का जो पीरियड है, वहाँ पे एक थोड़ा सा हमें रिसोर्सेज में वैक्यूम मिलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा था झारखंड में, चल क्या रहा था। फिर जैसे जैसे इस्टेब्लिश हो गया मुगल किंगडम, तो हमें कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स का मिलता है पता, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आफ्टर लोदी ऑफ दिल्ली सल्तनत वी डू नॉट हैव कॉन्क्रीट एविडेंसेस ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस इन झारखंड, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। नाउ दिल्ली वाज रूल्ड बाय मुगल्स, है ना। लोदी के बाद कौन आ गए, मुगल्स आ गए। झारखंड हैड मैनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल लिंक्स ड्यूरिंग मुगल एरा। तो जैसे दिल्ली सल्तनत में था, उसी तरह मुगल्स के साथ भी झारखंड के रिलेशंस के अलग अलग हमें एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये तो हो गया एक जेनरिक स्टेटमेंट कि हमें इस तरह के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अब क्या रिकॉर्ड्स मिलते हैं, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। ये देखिए है मेडिवल, मुगल और झारखंड, मध्यकालीन यानी मुगल उस दौरान मध्यकालीन भारत में, और झारखंड से उनका क्या रिलेशन था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इट वाज शेर शाह हु यूज्ड झारखंड फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट सच एज बंगाल इन 1534 से 40 तक। अब आपको लगेगा कि शेर शाह क्यों आ गया, तो जितने बुक्स लिखे हैं उसमें फ्लॉ ही यही है कि आपको एक बेसिक
इंटरकनेक्टेडनेस नहीं दिया गया। अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री या आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए कि जब आपका मुगल्स का टेक ओवर हो गया, यानी सत्ता हस्तांतरण हो गया किधर, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स में, तो मुगल्स के दौरान क्या हुआ, शेर शाह सूरी जो कि आपका प्रेजेंट डे बिहार है ना, तो प्रेजेंट डे जो बिहार है उस दौरान आपका सूरी डायनेस्टी का उदय हुआ था, और जिसने मुगल्स को सीधा चैलेंज किया था और आपके हुमायूं को हराकर उसने कब्जा कर लिया था, ना कि सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली सल्तनत के भी रीजन में। दिल्ली सल्तनत मतलब वो पहले वाला गुलाम वंश वाला सल्तनत नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली एज ए सेंटर, तो उसने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को। तो उसके दौरान हमने जैसे आपको बताया कि लोधी से लेकर अर्ली मुगल्स के बारे में कोई खास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें शिफ्ट होती गई हैं, सेटल होती गई हैं, तो हम फिर जानेंगे कि क्या हुआ था। तो ये मुग़ल के दौरान में झारखंड कैसा था, और मुग़ल में भी हमने साथ जोड़ दिया है कौन सा, यानी हुमायूं और शेर शाह, क्योंकि इनके बीच से अलग अलग बैटल हुए थे, जैसे चौसा है ना जिसमें हराया था हुमायूं को। तो इस तरह के बैटल्स के बाद किस तरह का रूप लिया था झारखंड का रिलेशन किसके साथ, दिल्ली के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या है, हमने यहाँ देख लिया 1533-34 से लेकर 40। इस दौरान शेर शाह और उसके बेटे कौन, जलाल खान, इसने झारखंड को बहुत अच्छे से यूज़ किया था, है ना, और उसने कैप्चर कर लिया था किसे, नाकाबंदी कर दी थी, यानी ब्लॉकेड लगा दिया था तेलियागढ़ी फोर्ट जो कि प्रेजेंट डे राजमहल एरिया में है, और बाद में रोहतास फोर्ट किसने, उसके सन जलाल खान ने, और मेनली किसके अंदर, तो शेर शाह सूरी के अंदर। तो ड्यूरिंग शेर शाह सूरी इन यूजेज ऑफ रॉयल कॉइन्स, जो शाही सिक्के होते थे उनका चलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों, क्योंकि पहले की तुलना में ज़्यादा इसने इशू किए थे कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, आफ्टर बैटल ऑफ चौसा, चौसा के जंग के बाद शेर शाह डिफीटेड किसको, तो मुगल्स किंग हुमायूं, हमने जो अभी आपको बताया था, है ना। तो जब उसको हरा दिया और मेन राजा ये उभर गया चौसा के बैटल के बाद 1539 में, तो उसका डोमिनेंस क्या हुआ, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑब्वियसली जो जीतता है, जिसका विनर्स का हमेशा क्रेज़ ज़्यादा है, और ऑब्वियसली किंग को हराया है तो डोमिनेंस उसका बढ़ना ही था। तो जब चौसा का जंग ख़त्म हो गया 1539 में, जिसमें हुमायूं को हरा दिया किसने, शेर शाह ने, तो उसका क्षेत्र, इस क्षेत्र में बिहार का था ही, उस टाइम कंबाइंड एक ही रीजन में आता था ये सारा, तो उसका दबदबा काफ़ी बढ़ गया। तो द एरिया ऑफ झारखंड रीजन्स फ्रॉम रोहतास नाउ इन बिहार टू बीरभूम वाज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, किसके डायरेक्ट कंट्रोल के, तो शेर शाह सूरी के। और संथाल परगना रीजन वॉज कॉन्टिन्यूसली बींग रूल्ड बाय सूरीज। अब एक बार इसने कर लिया कैप्चर, इस रीजन में अपना दबदबा बना लिया, तो इट वॉज रूल्ड फॉर नियरली 4 डिकेड्स, यानी 40 सालों तक लगातार किसका दबदबा बना था, या किंग कौन था, तो कोई ना कोई सूरी से ही था इस रीजन में, हमारे झारखंड रीजन में। तो उससे क्या हुआ, दिस शोड मुस्लिम्स ए वे टू इस्टेब्लिश देयर रूल इन झारखंड। शेर शाह सूरी भी मुस्लिम था, है ना, मुस्लिम थे, तो ही शोड ए वे, उसने क्या किया, मुस्लिम को एक रास्ता दिखाया कि झारखंड एरिया में भी कैप्चर किया जा सकता है बड़े से क्षेत्र को। तो इसीलिए क्या होता है, एंड सो शेर शाह सूरी इज क्रेडिटेड विथ इट मीन्स कि शेर शाह सूरी को ही ये दिया जाता है श्रेय कि उसने ही झारखंड में मुसलमानों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। आप इस तरह के लैंग्वेज देखेंगे, लेकिन इसकी बैक स्टोरी ये थी, है ना, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब उसको कह रहा है फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग शेर शाह सूरी हिज जनरल खवास खान टुगेदर विद दरिया खान हैड डिफीटेड चेरो किंग महारत चेरो, पॉपुलरली नोन फॉर हिज एलिफेंट श्याम सुंदर विच वॉज ऑल्सो ग्रैब्ड, यानी श्याम सुंदर को भी ले लिया था किसने, शेर शाह सूरी का जनरल खवास खान, किसके साथ मिलकर, दरिया खान के साथ। और एक चेरो किंग था जो कि अपने हाथी के लिए बहुत फेमस था, और हाथी का नाम था श्याम सुंदर। तो जब चेरो किंग को, महारत चेरो को हराया खवास खान ने और दरिया खान ने, तो इसने एलिफेंट को भी कैप्चर कर लिया था और अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेटर बाद में बिटवीन 15 से 3040 हुमायूं हैड रीजनल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द रीजन ऑफ, किस रीजन में, भुरकुंडा, एंड इट कंटिन्यू टिल नेक्स्ट मुगल किंग अकबर बिकेम द किंग। तो फिर से आपको पता है कि शेर शाह सूरी को हरा दिया गया था मुगल्स के द्वारा। तो 1530 से 40 में जब हुमायूं ने फिर से रिकैप्चर्ड किया, तो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया इस बुंदेलखंड भुरकुंडा वाले रीजन में, हजारीबाग में जो है, और कंटिन्यू हुआ ये कब तक, मुगल किंग के टाइम में। तो यानी इनिशियल मुगल के बाद आपका हुमायूं को हटा के शेर शाह ने मार्ग प्रशस्त कराया कि मुस्लिम रूलर आओ इधर झारखंड में आके बसो और अपना क्षेत्र स्थापित करो।
उसके बाद उसके बहुत बंगाल के बहुत सारे रीजन में उसने कैप्चर किया। फिर क्या हुआ, उसका जनरल खवास खान दरिया खान के साथ मिलके महारत चेरो को हराया और उसका श्याम सुंदर नाम का हाथी ले लिया, है ना। ये स्टोरी समझिए, स्टोरी जब तक नहीं समझेंगे आपको मुश्किल होगी याद करने में चीज़ें। फिर क्या हुआ, 30 से 40 के बीच में हुमायूं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, किधर, तो भुरकुंडा में, हज़ारीबाग में। और बाद में क्या हुआ, ये कंटिन्यू होता रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड, है ना। एक बार मजबूती, सत्ता देखते हैं, एक बार सत्ता आ गया तो उससे छीनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज सत्ता क्या है, पॉलिटिक्स है, जो एक डायनेस्टी रूल करती है, उसके बाद क्या होता है, दादा, फिर है ना उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो हर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। जबकि डेमोक्रेसी है, लोगों को वोट दिया जाना है, फिर भी वो खुशी खुशी देता है कि ना उसका बेटा है भाई, हम तो उसी को देंगे। तो वहाँ तो किंग्स थे, उनको हराना पड़ता था, कौन नया किंग आएगा, तो बहुत टेढ़ा खीर था। तो ये हुमायूं के बाद अकबर में भी ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होता गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं हुमायूं के बाद क्या सीन था, उसको देखते हैं झारखंड में। अब हमें क्या देखना है, ड्यूरिंग अकबर क्या था। तो अकबर, ये लिख दिए है हमने, ये रूल 56 से 1605 तक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज, 2 भागों में बांट सकते हैं हम अकबर के रूल को। द फर्स्ट वन कब, द ही फोकसेस ऑन डिफीटिंग अफगान्स, अफगानों का इधर बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ गया था इस रीजन में। सो दैट, किस लिए उसने अफगानों को हराने का सोचा, क्योंकि ही कैन कंफर्टेबली इस्टेब्लिश हिज रूल इन सेकंड फेज, विनिंग रीजनल किंगडम्स ऑफ झारखंड सच एज नाग्स ऑफ छोटा नागपुर एंड चेरोस ऑफ पलामू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे मुगल्स आपके अफ़गानों से, तो उसके अकबर के रीन को, ऐसा कोई डिवीज़न है नहीं, फिर भी हम उसको अकबर के रीन को 2 भागों में बांटते हैं, फेज 1 और फेज़ 2। फेज 1 में अकबर ने क्या सोचा कि जो भी इधर अफ़गान्स एक्टिव है ना, अफ़गान्स, ये जब तक रहेंगे तो हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा रूल अच्छे से, तो पहले इसका सफाया करते हैं ना, दिस अफ़गान शुड बी एलिमिनेटेड। तो जब ये एरिया हमारा साफ़ हो जाएगा, जब साफ़ हो गया तो फेज़ 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुग़ल को सत्ता में बिठाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इनका तरीका था। तो 2 फेज में इसीलिए हमने बांटा है। अब फर्स्ट फेज में देखिए, फर्स्ट फेज 1 आ गया है ना, ओवर पावरिंग अफगान्स, जैसे हमने डिस्कस किया। तो इसमें इसने क्या किया, लाइक मुगल्स अफगान ऑल्सो यूज झारखंड अगेंस्ट देम, इसी तरह से अफगान भी यूज़ कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जुनैद कर्रानी, एक कौन था अफगान इन्वेडर, आक्रांता, वाज गोइंग टू बिहार आफ्टर बैटल ऑफ टकरोई, टकरोई के जंग के बाद एक अफगान जुनैद कर्रानी जा रहा था बिहार, साल था 1575। उसने रामपुर, रामगढ़ में रामपुर है, वहाँ पर पनाह ली और उसको मुगल्स को उसको हराना था। हमने देखा फेज 1 में ऐसे ही चल रहा था ना, तो क्या हुआ, उसको मुगल्स फॉलोड देम, यानी किसको, कर्रानी और उसके सेना को। वहाँ पर क्या हुआ, बैटल ऑफ रामपुर हुआ, टुक प्लेस इन विच मुगल्स इमर्ज विक्टोरियस। तो मेन जो आपका रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अफगान, तो बैटल ऑफ टकरोई में इसने क्या किया, अफगान को हरा के उसका रास्ता साफ कर लिया कि अब हम अपना इस्टेब्लिश करेंगे रीजनल किंगडम्स। तो इसी तरह से और जो छोटे छोटे भी अफगानी इन्वेडर्स होंगे उनको भी हटाया गया ओवर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन चूंकि एक एग्जाम्पल के जैसा या जो एक मेजर प्रॉब्लम था, बैटल ऑफ जैसे टकरोई हो गया इसके चक्कर में, है ना, तो यहाँ पे बैटल ऑफ टकरोई मेंशन है। इसी तरह छोटे छोटे जंग हुए होंगे जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रिमिशेस, तो उसको मेंशन करना हिस्टोरियंस ने नहीं समझा कि इतनी छोटी चीज़ों को छोड़ते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि एक जैसे एग्जांपल के लिए बैटल ऑफ टकरोई 1575 में हुआ, जिसमें अकबर ने या मुग़ल की सेना ने आपका जुनैद कर्रानी को हराया। पर्पस क्या था कि जो रीजनल किंगडम्स थे उसको हमें अब ग्रैब करना है, कैप्चर करना है। और उसमें सबसे बड़ा बाधक बन रहा था कौन, बाधक बन रहे थे हमारे देखा हमने ना अफ़गानी इन्वेडर्स। तो इसने पहले उसको सफाया कर लिया। अब सेकंड पेज में क्या होगा, हमने क्या बताया कि आपका इन्वेडर्स को ख़त्म कर दिया, तो सेकंड पेज में अब हमें अपनी रीजनल किंगडम्स को हराना है और मुग़ल को स्थापित करना है। तो अलग अलग जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे उसको देखिए किस तरह से कैप्चर किया मुग़ल ने और अपना मुग़ल राज स्थापित किया है। उसमें सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, ऑब्वियसली नागवंशी ऑफ छोटा नागपुर खास। तो ये देखिए, ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ अकबर्स रीन, कुकरा या खुखरा, जो कि अकबर के दौरान झारखंड के एरिया को बोला जाता था, वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ नागास, नागवंशियों का कैपिटल था खुखरा या कुखरा। अकबर एंड मुगल हैड प्लान्स टू एक्सपेंड द किंगडम टू द साउथ एंड देन पैन इंडिया। दिल्ली के बाद वो चाह रहा था कि हम पैन इंडिया फैलें और फिर साउथ भी फैलें, है ना। सो दे हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ कुकरा। कुकरा क्यों, झारखंड का कंट्रोल के बिना मुश्किल था, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, इसका जो लोकेशन था झारखंड का, यहाँ पर जो
रिसोर्सेज थे, इनकी मदद से ही वो पूरा पैन इंडिया एक्सपेंड कर पाता। अदरवाइज क्या हो सकता था कि इन्हें मुश्किल हो सकती थी जब ये सैन्य कार्रवाइयों के लिए या इंडिया को पैन इंडिया के विनिंग के लिए अपना एक्सपेडिशंस भेजता। तो अब अकबर ने क्या किया, सो टू विन दिस रीजन, कौन सा रीजन, झारखंड का रीजन, जो कि कुकरा या खुखरा कहा जाता था, 1585 में उसने शहबाज खान को भेज दिया। अब शहबाज खान क्या किया, शहबाज खान डिफीटेड नागवंशी किंग, कौन सा, तो मधुकरण शाह। शहबाज खान को भेजा किसने, अकबर ने। ही डिफीटेड नागवंशी किंग मधुकरण शाह हु वाज आल्सो एग्रीड टू पे एनुअल रेंट टू मुगल्स, वो सालाना देने के लिए तैयार भी हो गया, टैक्स कह लीजिए या रेवेन्यू कह लीजिए, है ना। नाउ मधुकरण शाह वाज एलाय ऑफ मुगल्स, मुगल से हारने के बाद उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसका सहयोगी बन गया। व्हेन मुगल्स वर हैविंग ए बैटल अगेंस्ट कुतुल खान ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो एक इसने छोटा नागपुर खास से अपना किंग को हराकर एक एलाय बना लिया, एक सहयोगी बना लिया। और जब कुतुल खान से हो रही थी मुगल्स की लड़ाई, कुतुल खान कहाँ का था, उड़ीसा का, तो जब उनसे हो रही थी मुगल्स की लड़ाई तो मधुकरण शाह भी किसके साथ था, मान सिंह के साथ, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले यानी मुगल ने ओवर पावर कर लिया अब खास के किंग मधुकरण शाह को और उसका अपना एलाय बना लिया। अब उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गया, तो जब मुगल्स की लड़ाई तो उसने मदद की किसको, मुगल को, और आसानी से उसको जीत लिया। तो इससे ये हुआ कि नागवंशी को हराने के साथ साथ इसे सब मतलब आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज़ के उड़ीसा वाले एरिया में भी आपने जब मुगल ने कुतुल खान को हरा दिया तो इसको एक ज़्यादा मजबूती मिली, स्ट्रेंथ मिला। तो इस तरह से इसने क्या किया, आपके नागवंशी को हरा के अपना रीजनल किंगडम स्थापित कर लिया। कौन से एरिया में, तो छोटा नागपुर वाले। अब रह तो रहा है, मान लिए किंग होगा तब भी इसने नागवंशी को ही रहने दिया, लेकिन क्या हुआ, ये एलाय बन गया ना इसका। एलाय बनने के बाद क्या हुआ, आगे जो वॉर लड़ता था मुगल जब भी मान सिंह के नेतृत्व में जनरली इस वाले रीजन में, तो वो क्या होता था, उसको विरोध के बजाय क्या होता था, एलाय बन गया था उसका सहयोगी, तो उल्टा उसको सहयोग करता था ताकि आसानी से अपने जो सैन्य कार्रवाई थी मुगल उसको आगे बढ़ा सके। तो उसका एग्जांपल एक कौन सा था कि जब कुतुल खान उड़ीसा में और उसका सन एंड हिज सन निसार खान कौन था, उसका बेटा, जब ये वाला 1590 से 92 में, तो मधुकरण वॉज विथ मुगल मनसबदार, कौन सा मनसबदार, मान सिंह के साथ था। तो इस तरह से इसने एक स्ट्रेटेजिक अपनाया एक प्लान और उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रों को ग्रैब किया, यानी अपना आधिपत्य स्थापित किया। सबसे पहले अफ़गान को इसने हटाया और उसके बाद जब अफ़गान हटा लिया जो मेन चैलेंजर था मुगल का, तो अफ़गान के बाद इसने रीजनल किंगडम्स में स्थापित किया अपने लोगों को। अगेन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, आप कंफर्ट होइए अच्छे से और एक बार पहले सुनिए। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं तो आपको लग सकता है कि थोड़ा वियर्ड सा, लेकिन ओवर द मतलब पीरियड ऑफ टाइम 2-3 लेक्चर होते होते आपको अच्छा लगेगा। और ये काफ़ी मैंने जितना सिंपलिस्टिक और इंटरटेनिंग इंटरकनेक्टिंग हो सकता था मैंने क्रिएट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आपके जो कलीग्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उनको बताइए। और अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलर तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 11 JPSC में आपका सिलेक्शन इस चैनल के बल पर ही आराम से हो सकता है, प्रोवाइडेड बाय कि जिस तरह का गाइडेंस हो उसको आप रेगुलरली फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए अपने तरफ से। तो 11 JPSC को लेके अगर आप सीरियस हैं तो झारखंड के अलावा हम GS वगैरह के भी वीडियोस और कोर्सेज लेके इस चैनल पर आते रहेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।